हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2 का जनरल साइंस। इससे पहले हमने जनरल नॉलेज के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हम लोगों ने देखा था, और आज की वीडियो में हम लोग इसका जनरल साइंस देखेंगे। तो आप लोग इसकी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रतिजन यानी कि एंटीजन वह पदार्थ है जो, यहाँ पूछा जा रहा है बेसिकली एंटीजन या फिर प्रतिजन क्या होता है। क्या एक हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या फिर विषाक्तता टॉक्सिसिटी के उपचार के लिए यह प्रयोग होता है, या फिर शरीर के ताप को कम करता है, या फिर ऑप्शन डी प्रतिपिंड यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त इन्फ्लेम्ड करता है। इस शब्द का मतलब होता है कि इसे एक्टिवेट, इसे बूस्ट करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह एंटीबॉडी के निर्माण को एक्टिवेट या उद्दीप्त करता है। चलिए अब हम लोग जानते हैं एंटीजन बेसिकली होता क्या है। एंटीजन एक छोटा सा कण या पदार्थ होता है जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को प्रतिक्रिया देने में मजबूत करता है। यह आमतौर पर बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई अन्य हानिकारक जीव के सतह पर पाया जाता है। जब शरीर किसी एंटीजन को पहचानता है तो वह उसे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है और हमें उस बीमारी से बचाता है। बेसिकली है क्या, जब शरीर में कोई एंटीजन प्रवेश करता है किसी भी माध्यम से, तब हमारा शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाता है और उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। सीधे शब्दों में यही बोला जाए कि एंटीजन वह बुरे तत्व हैं जो हमारे शरीर पहचान कर उससे लड़ता है। एंटीजन 4 तरीके के होते हैं: एक्सोजीनस एंटीजन, एंडोजीनस एंटीजन, ऑटो एंटीजेंस और फिर ट्यूमर एंटीजेंस। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस के निम्न कोशिकांगों यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, क्वेश्चन पूछने का मतलब यही है कि जब शरीर में प्रोटीन का निर्माण होता है यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो उनमें से ऐसा कौन सा ऑर्गेनेल्स है जिसकी भूमिका सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। देखिए, जरूरत लाइसोसोम्स, गोल्जी एपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया इन सब की भी होती है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है सबसे अधिक इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नॉलेज लेते हैं। देखिए, होता क्या है, राइबोसोम यह प्रोटीन निर्माण का मुख्य स्थान होता है जिसमें एमआरएनए की मदद से अमीनो एसिड को जोड़कर प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह राइबोसोम से जुड़ा होता है और यह संश्लेषित प्रोटीन को सही तरीके से मोड़ने और संशोधित करने में मदद करता है। तो ये सब क्या है, एंडोप्लाज्मिक मेन तो हो गया आपका राइबोसोम। राइबोसोम को हेल्प करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, यह प्रोटीन को संशोधित यानी कि उसे मॉडिफाई करता है, पैक करता है और सही जगह भेजने का काम करता है। उसके बाद है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली सेल के पावर हाउस को बोला जाता है, इसको मतलब सेल का पावर हाउस बोला जाता है क्योंकि यह एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है जो सेल विभिन्न गतिविधियों के लिए उपयोग करता है। तो मतलब सेल देखिए काम करता है, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं वो कुछ ना कुछ हमेशा काम करती हैं। तो उस काम करने के दौरान उसे एनर्जी भी चाहिए, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया ही उसे एनर्जी प्रोवाइड करता है। और सबसे लास्ट में है लाइसोसोम्स। देखिए, लाइसोसोम्स क्या है, इसे क्लीन अप क्रू भी बोला जाता है इंग्लिश में। यह क्या करता है, एक एंजाइम नामक विशेष रसायनों का उपयोग करके अपशिष्ट यानी कि वेस्ट और पुराने सेल भागों को, जो सेल खराब हो गया, सेल के कोई पार्ट्स खराब हो गए, जैसे इस सेल का ये पार्ट खराब हो गया है, तो उसे हानिकारक कीटाणुओं को तोड़ने में मदद करता है। यह कोशिका को साफ करता है और स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया राइबोसोम्स। देखिए, ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है दो दो करके, तो जिस ऑप्शन में राइबोसोम्स है वही सबसे बेस्ट आंसर होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पीतल निम्नलिखित में से किस धातु युग्म की मिश्र धातु है। देखिए, पीतल हम लोग सभी को जानते हैं कि यह एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे धातु युग्म का है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये तो सभी को जानते होंगे, ताम्र और जस्ता यानी कि कॉपर एंड जिंक। तो कॉपर क्या करता है, पीतल को अपनी ताकत और संक्षारण प्रतिरोध यानी कि कोरोजन रेजिस्टेंस, जंग लगने से बचाने वाला जो प्रॉपर्टी होता है वह देता है कॉपर। जिंक क्या है, पीतल को कठोरता प्रदान करता है।
चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? मतलब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा एक ऑप्शन है जो रेडियो एक्टिव नहीं है? एस्टेटिन, फ्रांसियम, ट्रीटियम या फिर जर्कोनियम। तो इसका राइट आंसर होगा जर्कोनियम, या फिर इसे जिरकोनियम भी पढ़िए, जो आप पढ़ना चाहें। देखिए, जिरकोनियम जो है यह रेडियो एक्टिव नहीं है। बाकी ये 3 ऑप्शन जो है ये सब रेडियो एक्टिव है, जैसे कि एस्टेटिन, यह एक रेडियो एक्टिव हैलोजन है। ट्रीटियम एक रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन का आइसोटोप है। और फिर उसके बाद है फ्रांसियम लास्ट में, यह एक बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव अल्कलाइन मेटल है, यानी कि अल्कलाई धातु है, और ये बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर जो चर यानी कि वेरिएबल्स प्रभावित होते हैं वे हैं, इसे इंग्लिश में भी मैं पढ़ देता हूँ। द वेरिएबल्स दैट अफेक्ट लाइट वेव्स व्हेन दे मूव फ्रॉम एयर टू ग्लास। लाइट वेव्स हवा से शीशे की ओर जब बढ़ते हैं, मतलब कि उसमें एंटर करते हैं, तो ऐसे कौन से वेरिएबल्स हैं जो प्रभावित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा तरंग दैर्ध्य और वेग, यानी कि वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। देखिए, अगर आपको हमारे सेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, आपको लगता है कि नहीं इसमें कुछ और इस तरीके के क्वेश्चंस ऐड करना चाहिए, चाहे वो जनरल नॉलेज हो या फिर जनरल साइंस, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आ चुका है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म किया जाता है तो इसका आयतन, यह पूछ रहा है कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस तक जब हम लोग गर्म करते हैं, 0 डिग्री से 10 डिग्री तक जब हम लोग ले जाते हैं पानी को, तो इसके आयतन में क्या बदलाव आता है? क्या यह बढ़ता है, घटता है, या फिर एकदम नहीं इसका जो आयतन है वो नहीं बदलता है, या फिर ऑप्शन डी पहले घटता है फिर बाद में बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहले इसका आयतन घटता है और फिर बढ़ता है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। जब 0 से 4 डिग्री तक, ऐसा नहीं कि 0 से डायरेक्ट वो 10 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 0 से 4 डिग्री तक क्या होता है, पानी पहले सिकुड़ता है, उसके बाद फिर जब 4 डिग्री पहुंचता है, 4 डिग्री पे क्या होता है, पानी का जो आयतन होता है वो न्यूनतम होता है और इसका घनत्व जो है सबसे मैक्सिमम यानी अधिकतम होता है, जो कि है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद 4 डिग्री से जब यह 10 डिग्री तक पहुंचता है, तब क्या होता है, सामान्य थर्मल विस्तार शुरू होने पर पानी फैलने लगता है, इसकी मात्रा बढ़ने लगती है। इसीलिए क्या होता है, 0 to 4 डिग्री तक पानी क्या है, घटता है, फिर 4 से 10 डिग्री तक, 10 डिग्री तक यह बढ़ता है। इसीलिए यह ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, फीता कृमि यानी कि टेप वॉर्म उभयलिंगी यानी कि हर्माफ्रोडाइट होता है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, गोल कृमि राउंड वॉर्म के अलग अलग लिंग सेक्स होते हैं। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, फाइलेरिया एक सूत्र कृमि नेमाटोड से होता है। ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, गिनी कृमि यानी कि गिनिया वॉर्म एनालिड है। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, इन ऊपर चारों ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ओनली सी, यानी कि सिर्फ सी जो है वह ऑप्शन सही है। फाइलेरिया सूत्रकृमि नेमाटोड से होता है। देखिए, फाइलेरिया जो है एक परजीवी कीड़े यानी कि पैरासिटिक वॉर्म्स के कारण होता है, जो कि एक नोमाटोड परिवार से फाइलेरिया कीड़े के रूप में जाना जाता है। यह फाइलेरिया जो बीमारी है बेसिकली एक मच्छर के काटने से होता है। मच्छर जैसे कि क्यूलेक्स, एनोफिलीज या फिर एडीज मच्छर, ये इस मच्छर काटने पे क्या होता है, लार्वा जो है वह शरीर में प्रवेश करता है और फिर वह लार्वा जब बड़ा होता है तो वह लसिका प्रणाली को अवरुद्ध कर देता है, जिससे एलिफेंटियासिस यानी कि हाथी पैर, बहुत लोगों का पैर आपने देखा होगा कि उन लोगों का पैर काफी फूला हुआ है, वही उसे ही बोला जाता है फाइलेरिया एलिफेंटासिस। इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ वो पैर में होता है, किसी और अंग में भी हो सकता है, लेकिन सबसे कॉमन जगह जो है वह पैर होता है। इससे क्या होता है, उसमें बहुत गंभीर सूजन आ जाती है। चलिए अब क्वेश्चन 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में 8 क्या बोल रहा है, हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए, मीथेन, एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इसका क्या है, मोलिकुलर वेट जो है मीथेन का वह है आपका, यहाँ मैं लिख देता हूँ, मीथेन का है 16 ग्राम पर मोल। फिर उसके बाद है इथेन का 30 ग्राम पर मोल। उसके बाद प्रोपेन का है 44 ग्राम पर मोल। और सबसे लास्ट में है ब्यूटेन का 58 ग्राम पर मोल। तो यहाँ इसीलिए बोला गया है कि हमें बताना है वह बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे कम इसका है, उसके बाद उससे ज़्यादा यह,
फिर उससे ज्यादा प्रोटीन का, और सबसे लास्ट में है ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर वेट। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग यानी कि ऑर्गेनिल में डीएनए होता है? तो देखिए ये साफ है कि नाभिक में तो डीएनए होता है, यानी कि न्यूक्लियस में तो डीएनए होता है, लेकिन उसके अलावा बाकी और कौन से ऑर्गेनिल में होता है, कोशिकांग में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा यह क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है डीएनए। तो डीएनए के बारे में हमने लास्ट प्रैक्टिस सेट में देखा था। प्रैक्टिस सेट 1 में डीएनए के कारण क्या होता है, जो वंशानुगत गुण जो है वह ट्रांसफर होता है, क्योंकि इसमें वंशानुगत गुण कोडिंग होता है। चलिए अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली कोशिका का पावर हाउस होता है। यह पौधों और पशुओं दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें अपना स्वतंत्र डीएनए यानी कि एम्प्टी डीएनए इसमें पाया जाता है। इस तरीके से लिखा जाता है। यह ऊर्जा उत्पादन यानी कि एटीपी संश्लेषण में मदद करता है, और यह स्वतंत्र रूप से विभाजित यानी कि रेप्लिकेट हो सकता है। दूसरा जो है जिसमें डीएनए पाया जाता है वह क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है वह सिर्फ पौधे और शैवाल की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें भी अपना डीएनए होता है जिसे सीपी डीएनए बोला जाता है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में आप उसमें भी अपना डीएनए होता है, उसे एम्प्टी डीएनए बोला जाता है, और क्लोरोप्लास्ट में जो अपना डीएनए होता है वह सीपी डीएनए होता है। यह प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, और यह भी स्वतंत्र रूप से विभाजित हो सकता है। अगर ऑप्शंस इस तरीके से दिया रहता माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, तो वह ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ऐसा कभी नहीं देगा एक ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरे में क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होता है, लेकिन यहाँ क्लोरोप्लास्ट नहीं दिया गया है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। एथलीट फुट नामक बीमारी किससे होती है? तो यह काफी जाना पहचाना क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार ये एग्जाम में, कई तरीके के एग्जाम में यह रिपीट हो चुका है। क्या यह बैक्टीरिया से होता है, फंगस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है, या फिर नेमाटोड से होता है? तो इसका राइट आंसर होगा फंगस से होता है, यानी कि फफूंद से होता है। एथलीट फुट जो है एक फंगल संक्रमण यानी कि फंगस जनित रोग है, जो बेसिकली मुख्य रूप से डर्माटोफाइट फंगस के कारण होता है। जैसे कि डर्माटोफाइट फंगस का कुछ उदाहरण ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटन या फिर माइक्रोस्पोरम। बेसिकली यह गर्म और नमी वाले जगहों में बढ़ता है। जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है और वहाँ पे नमी भी होती है, उन जगहों पे ज़्यादा होता है। जैसे कि जिम हो गया, जिम में एथलीट फुट्स होने का बहुत ही कॉमन जगह है। उसके बाद यह नंगे पैर चलने से भी संक्रमण जो है वह फैलता है, बढ़ जाता है। और यह जो बीमारी है, यह संक्रमित त्वचा मतलब किसी इंसान को या फिर आपके शरीर के किसी अन्य भाग में अगर ये हो रखा है, तो उसे आप अपने हाथों से छू के मतलब उसे खुजलाते हो आप, और फिर किसी और जगह खुजलाते हो, तब वो फैल जाता है। बेसिकली इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? पैरों की त्वचा में लालपन, खुजली और छिलना, खास तौर पर उंगलियों के बीच में, चाहे वो हाथ की उंगली हो या फिर पैर की उंगली हो। जलन या चुभन महसूस होता है उसमें, और त्वचा का फटना या फिर उसमें फफोले निकलना। तो चलिए अभी तक हमने 10 जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ। बिहार विधान परिषद मेंस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड टेलीग्राम चैनल, जो कि यह है, इसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने का तरीका बहुत ही आसान है। इस लिंक पे आपको क्लिक करना है, ज्वाइन रिक्वेस्ट भेजना है, फिर इस क्यूआर कोड को स्कैन करके 499 रुपीज़ पे करना है, और पेमेंट रिसीट आपको इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना है। एक बार आपका पेमेंट कंफर्म हो जाता है, तब आपका ज्वाइन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पे मॉडल सेट जो मेंस के रिगार्डिंग है उसमें मैंने प्रोवाइड किया है, और मॉडल आंसर्स भी, और वो मॉडल आंसर्स इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपकी मेंस की तैयारी उसी से हो जाएगी। तो चलिए अब कुछ दिनों में मेंस का एग्ज़ाम होगा ही, माइट बी टेंटेटिव है कि होली के बाद यह हो ही जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से का प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है? तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कई सारे लोग सोचते हैं कि आंखों का ट्रांसप्लांट किया जाता है या फिर डोनेट किया जाता है तो उसमें पूरा का पूरा आंख ही ट्रांसप्लांट हो जाता है। ऐसा नहीं है। तो हमें बताना है ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। क्या कॉर्निया इस्तेमाल होता है, लेंस ट्रांसप्लांट किया जाता है, रेटिना, या फिर पूरा आंख? तो इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया। देखिए इमेज भी मैंने लगा रखा है कॉर्निया का, बाकी भी आंख का एनाटॉमी है, इससे आप लोग देख सकते हैं। कॉर्निया क्यों ट्रांसप्लांट किया जाता है? देखिए कॉर्निया आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है। यह आंख है, आंख की सबसे बाहरी जो परत होती है उसे ही कॉर्निया बोला जाता है, और यह पारदर्शी होता है। देखिए यह है कॉर्निया, यहाँ मैंने पेन से डिनोट कर दिया।
इससे क्या होता है, प्रकाश को अंदर जाने और फोकस करने में मदद मिलता है। अगर कॉर्निया खराब या फिर धुंधला हो जाता है तो व्यक्ति की दृष्टि चली जाती है, मतलब उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट है, जिसे किरेटोप्लास्टी भी बोला जाता है, यह करने से जो आंख की रोशनी है या फिर दृष्टि, वह वापस हो जाती है। आंख के अन्य भाग जैसे कि रेटिना, लेंस या फिर पूरा आंख, यह ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता, यह संभव नहीं है। तो चलिए, यहाँ आपने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये क्वेश्चन देखने में भले ही लंबा चौड़ा हो, लेकिन ये काफी इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर मैं समझा दूंगा। अज्ञात रुधिर वर्ग यानी कि अननोन ब्लड ग्रुप का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आदान यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्ध निम्नलिखित रुधिर वर्गों यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्लास में किस एक का रक्त आदान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा? अब मैं इसे आसान शब्दों में समझा देता हूँ। कोई एक इंसान है जिसका ब्लड ग्रुप नहीं पता और उसका एक्सीडेंट हो गया। बेसिकली उसका एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में आया, लेकिन उसका किसी को भी ब्लड ग्रुप नहीं पता और ये भी टाइम नहीं है कि उसका ब्लड ग्रुप पता किया जा सके, क्योंकि इतना इमरजेंसी है कि उसे ब्लड तुरंत चढ़ाना ही है। तो ऐसे केस में इन चारों ऑप्शन में से क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ब्लड ग्रुप उसे चढ़ा देना चाहिए और वह उसका शरीर एक्सेप्ट कर लेगा। ऐसा नहीं कि चढ़ाने का तो कोई भी चढ़ा देगा, लेकिन फिर उसके बाद परेशानी हो सकता है, उस पेशेंट का डेथ हो जाए, कोई और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए। तो हमें एक ऐसा ब्लड ग्रुप बताना है जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, वह यूनिवर्सल डोनर है। तो इसका राइट आंसर होगा ओ निगेटिव। देखिए, यह ब्लड ग्रुप जो है यह किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन, चाहे वो ए हो या फिर बी एंटीजन हो या फिर आरएच फैक्टर नहीं होता है। इन एंटीजन के बारे में हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। ये बेसिकली क्या करता है कि हमारे शरीर में यह इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। कि देखिए, हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है। जब हमारे शरीर में कोई भी बाहरी चीज प्रवेश करता है, चाहे वो वायरस हो या फिर चोट वोट लगता है, कील घुस जाती है, वो भी एक बाहरी चीज है, तब हमारा शरीर का जो इंटरनल इम्यून सिस्टम है वह एक्टिवेट हो जाता है और वह उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारा शरीर खुद ब खुद ठीक कर देता है। जो नहीं ठीक कर पाता है, जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम अगर कमजोर रहता है, वहां पे कमजोर पड़ता है, तब उसके लिए हम लोग मेडिकेशन का हेल्प लेते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिए, कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ऐसा नहीं है कि सारे लोगों को हुआ था। सभी व्यक्ति किसी न किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति के संपर्क में आए ही थे, क्योंकि वह इतना तेजी से फैल रहा था। लेकिन सभी लोग को, बहुत सारे लोगों को क्यों नहीं कोरोना वायरस हुआ? क्योंकि उनका शरीर का जो इम्यून सिस्टम था वो काफी स्ट्रांग था और वह उस वायरस से लड़ लिया और जीत गया। इसीलिए उन्हें बीमारी नहीं हुई, वह इन्फेक्टेड नहीं हुए कोविड वायरस से। लेकिन जिनका इम्यूनिटी थोड़ा सा भी कमजोर था, वह इन्फेक्टेड हो जा रहे थे। अभी भी आप नॉर्मल वेदर में भी आप देखो, थोड़ा बहुत वेदर में चेंजेस होता है, तो आपके जानने में ही कुछ ऐसे इंसान होंगे जो हमेशा बीमार पड़ते हैं, तुरंत उन्हें सर्दी खांसी बुखार हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका इम्यूनिटी बहुत ही वीक है। तो इसीलिए, जैसे कि अगर ये ओ निगेटिव क्या है, ओ निगेटिव में ना तो ये एंटीजन होता है, ना ही बी एंटीजन होता है, या फिर ना कोई आरएच फैक्टर होता है, जिसके कारण हमारा एंटीबॉडी एक्टिवेट नहीं होता है, यह एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन बाकी जो है ओ पॉजिटिव या फिर ए बी निगेटिव या ए बी पॉजिटिव, इसमें क्या होता है, ए और बी एंटीजन दोनों होते हैं और आरएच फैक्टर भी होता है, जो क्या होता है, अज्ञात रक्त समूह वाले व्यक्ति के लिए घातक हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कोई सा भी ब्लड उसे नहीं चढ़ाया जा सकता है, सिर्फ वही ब्लड, अगर नहीं पता है, अगर ब्लड ग्रुप पता है तब तो वह मैच करके वह चढ़ा दिया जाएगा। अगर सामने वाला का ओ पॉजिटिव है तो उसे ओ पॉजिटिव ही चढ़ा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे केसेस में जिनका ब्लड ग्रुप नहीं पता है, उनमें ओ निगेटिव यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। ओ निगेटिव एक यूनिवर्सल ब्लड डोनर होता है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन कैन टेक प्लेस इन, मतलब कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ हो सकता है? क्या सॉलिड और लिक्विड में, सॉलिड या फिर वैक्यूम में, गैस और लिक्विड में, या फिर वैक्यूम एंड गैसेस में? तो इसका राइट आंसर होगा गैस और लिक्विड में। ऐसा क्यों? क्योंकि यह केवल लिक्विड और गैस में इसीलिए संभव है क्योंकि उनके कण यानी कि सॉलिड और गैस और लिक्विड के जो कण होते हैं वह स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं। लेकिन सॉलिड्स में ऐसा नहीं है, सॉलिड्स में संवहन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके कण एक निश्चित स्थान पर कंपन करते हैं। देखिए, सॉलिड में क्या होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं वह बहुत ही, जो ये
कण जो होते हैं वो बहुत ही टाइट रहते हैं, वह इधर उधर मूव नहीं कर सकते हैं। यह सॉलिड की बात हो गई। लिक्विड में क्या होता है, जो मैटर्स होते हैं उनमें डिस्टेंस होता है, तो वो वाइब्रेशन जो होता है, अगर किसी कारण, अगर जैसे हीट है तो हीट में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स जो हैं अंदर, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं। अभी यहाँ है, यहाँ चला जाएगा। गैस में क्या है, यही इन लोगों के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो यह इजिली। लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं है, यह यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते हैं, यह अपने जगह पे ही कंपन करते रहते हैं। तो चलिए इसका एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कि गर्म हवा का ऊपर उठना। गर्म हवा कैसे ऊपर उठता है, सूर्य की गर्मी से जमीन या पानी जो है, सतह पे पानी, वो गर्म हो जाता है। जिससे क्या होता है, जिससे आसपास का गर्म जो हवा है वह गर्म हो जाता है और वह ऊपर उठता है। दूसरा क्या है, उबलता हुआ पानी। बर्तन में पानी गर्म जब होता है तो क्या होता है, नीचे का पानी गर्म हो रहा है। पहले देखिए, यह बर्तन है, यहाँ गैस जल रहा है, तो सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होगा। यह पानी गर्म होके ऊपर आता है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा बॉइलिंग जो है वो बल्क प्रोसेस नहीं है। क्या होता है कि यह नीचे का पानी गर्म होता है और फिर यह धीरे धीरे ऊपर आता है, और ठंडा पानी नीचे जाता है, वह गर्म हो रहा है, फिर यह ऊपर जाते जाता है इस तरीके से, क्योंकि इनके बीच में स्पेसेस बहुत रहते हैं। लेकिन सॉलिड्स में क्या है, अगर आप संवहन द्वारा हीट कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही पोर्शन हीट होगा, या जहां तक उसका ये हो रहा है, बाकी वो पोर्शन हीट नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द इन्वेंटर ऑफ एक्स रेज। मतलब कि एक्स किरणों के आविष्कारक कौन है। यहाँ आविष्कारक से सवाल है, तो देखिए सभी को पता है इसका आंसर क्या होगा, रॉन्टजेन। रॉन्टजेन का पूरा नाम था विल्हेम कॉनरेड रॉन्टजेन। उन्होंने एक्सरे 8 नवंबर 1895 में इन्वेंट किया था। ये एक जर्मन फिजिसिस्ट थे, यानी कि जर्मन भौतिक विशेषज्ञ, और उनकी इस डिस्कवरी के लिए, उनकी यह खोज के लिए उन्होंने सबसे पहला नोबेल प्राइज भौतिक का, फिजिक्स का 1901 में प्राप्त किया था। मतलब कि नोबेल प्राइज जो है उसकी शुरुआत ही हुई थी 1901 से, और कई सारे क्षेत्रों में दिया जाता है, तो फिजिक्स भी वो एक क्षेत्र है। तो फिजिक्स का पहला जो नोबेल प्राइज है वह रॉन्टजेन को मिला था एक्सरे के इन्वेंशन के लिए। बाकी बचे हुए ऑप्शन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का इन्वेंशन किया था। मैक्सवेल का पूरा नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का इन्वेंशन किया था। और टोरिसेली ने बैरोमीटर का इन्वेंट किया। चलिए सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, केमिकल पूछ रहा है, इज यूज्ड इन द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड स्टफ। खाद्य पदार्थों के संरक्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो हो सकता है इनमें से एक से ज्यादा चीजों का उपयोग किया जाए, यह एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा। लेकिन यहाँ सवाल क्या बोला है, केमिकल्स पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम बेंजोएट। खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए या फिर उन्हें खराब होने से बचाने के लिए हम लोग प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं, संरक्षक। ये दो तरीके के होते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव होते हैं और दूसरे एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संरक्षक। तो केमिकल प्रिजर्वेटिव कुछ कुछ क्या होते हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट बेसिकली किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, जूस हो गया, सॉफ्ट ड्रिंक, या फिर अचार में भी इसका उपयोग होता है। सोडियम नाइट्रेट मांस उत्पादों में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने के लिए, मांस को भी कई दिन प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे कि आप अगर सुपरमार्केट में जाते हो किसी मॉल वॉल में, तो उसमें क्या है, आपको फ्रोजन मीट भी मिलते हैं, तो उसमें क्या प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर में ही वह रखा जाता है, उसमें प्रिजर्वेटिव रहता है, तभी उसमें वो खराब नहीं होता। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फाइड भी इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल होता है ड्राई फ्रूट्स में, और फिर वाइन में ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कैल्शियम प्रोपियोनेट, ये ब्रेड और बेकरी उत्पादों में, जैसे ब्रेड में भी और बेकरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनमें भी यह प्रिजर्वेटिव इस्तेमाल किया जाता है। और नेचुरल प्रिजर्वेटिव का कुछ एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि नमक हो गया, चीनी, सिरका, तेल और मसाले। तो चलिए यहाँ कंप्लीट होता है हमारा प्रैक्टिस सेट 2 का जनरल साइंस पोर्शन, जिसमें हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू किया। अब कल की डेट में मैं प्रैक्टिस सेट 3 लाऊंगा, जिसमें मैं जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। आप लोग ये पीडीएफ डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से भी। और विधान परिषद की अगर मेंस की तैयारी आप लोग करना चाहते हैं तो वो प्रोसेस मैंने बता दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।